नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग हीरो के एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को फिर से एक बार क्रोएशिया का पूरा स्टेप बाय स्टेप वीजा प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों एक भाई का मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने मेरे से ये रिक्वेस्ट करी थी, आप लोग साइड में कमेंट भी देख सकते हैं कि एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें आप जो है एजेंसी को फाइल देने से लेके वीजा आने तक का पूरा सफर कवर कीजिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज की एक वीडियो ऐसी लेके आऊँ जिसमें दोस्तों आप लोगों को एजेंट ढूंढने से लेके एजेंसी को किस तरीके से फाइल देनी होती है, क्या क्या डीलिंग करनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, और दोस्तों वीजा आने तक के स्टेप में आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है। दोस्तों सारी चीजों को आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया, दोस्तों वादा करता हूं कि आप लोगों के दिमाग में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा और दोस्तों आप लोगों को क्रोएशिया वर्क परमिट 2024 का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं, कई सारे लोगों को बिल्कुल जीरो नॉलेज है दोस्तों। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि पहले वर्क परमिट आता है उनका या पहले कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर या ऑफर लेटर में क्या फर्क होता है। कई लोग दोस्तों, कई तो मेरे पास ऐसे सवाल करते हैं कि सर हमारा एजेंट हमसे ये कह रहा है कि उसको जो है वर्क परमिट के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अब दोस्तों आप ही लोग बताइए, क्या वर्क परमिट के लिए किसी एजेंसी को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? दोस्तों वो जो है वीजा सबमिशन के लिए आप लोगों को वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। दोस्तों कई लोगों को बिल्कुल ही जीरो नॉलेज है। तो दोस्तों उन्हीं भाइयों के लिए मेरी आज की वीडियो रहने वाली है। दोस्तों उनको जो है इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों का भी सपना है किसी शेंगन में जाना, किसी यूरोपियन कंट्री में जाके अपना करियर वहां पे बनाना, दोस्तों कभी भी आप किसी भी एजेंसी से काम करवाएं, दोस्तों सबसे पहले ये चीज जरूर चेक कर लीजिए कि वो एजेंसी जेन्युइन एजेंसी है या नहीं, उस एजेंसी के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइसेंस है या नहीं। दोस्तों तभी आप लोग किसी भी एजेंसी को अपनी फाइल दीजिए। दोस्तों थोड़े पैसे कम के चक्कर में किसी भी फेक एजेंसी को अपनी फाइल ना दें, नहीं तो दोस्तों आप लोगों को बाद में जाके काफी ज्यादा जो है पछताना पड़ सकता है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है अगर आप लोगों को किसी जेन्युइन एजेंसी से अपनी फाइल अप्लाई करनी है और आप लोगों को क्रोएशिया या फिर किसी भी शेंगन कंट्री का वीजा लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक पासपोर्ट बनवाना है अपना। दोस्तों किसी भी पासपोर्ट की 10 साल तक की वैलिडिटी होती है। तो दोस्तों जब भी आप लोग पासपोर्ट बनवाएंगे, यानी अगर आप लोग 2024 के अंदर पासपोर्ट बनवा रहे हैं, तो दोस्तों 2034 तक आप लोगों का पासपोर्ट जो है वैलिड रहता है। उसके बाद दोस्तों जिस भी कंट्री में आप लोग अपना वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, दोस्तों उस कंट्री के लिए आप लोगों को जो है पासपोर्ट ऑफिस वाली पीसीसी बनवानी पड़ती है। यानी दोस्तों कई सारे लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पीसीसी जो बनवानी है वो पासपोर्ट ऑफिस वाली बनानी है या फिर एसएसपी ऑफिस वाली बनानी है। दोस्तों वैसे तो कई सारे कंडीशन में आप लोगों की जो पीसीसी है वो एसएसपी ऑफिस वाली भी चल जाती है, लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप लोग बनवाने जा ही रहे हैं तो दोस्तों आप लोग जो है पासपोर्ट ऑफिस वाली ही पीसीसी बनवाएं। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग ये डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को क्रोएशिया के अंदर अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है, आप लोगों को जो है पासपोर्ट ऑफिस वाली पीसीसी बनवा लेनी है। अब दोस्तों आप लोगों के पास आप लोगों का पासपोर्ट और पीसीसी रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों आप लोगों का सबसे जरूरी और अगला कदम ये है कि आप लोग किस तरीके से किसी जेन्युइन एजेंसी को फाइंड करते हैं। दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि हाउ टू फाइंड जेन्युइन एजेंसी। दोस्तों आप लोग किस तरीके से पता करेंगे कि जो एजेंसी जिससे मैं काम करवा रहा हूँ वो एजेंसी 100% जेन्युइन है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग जैसे ही किसी जेन्युइन एजेंसी को पहचान लेते हैं, आप लोग जो है चॉइस कर लेते हैं कि हाँ मुझे इसी एजेंसी से अपनी काम करवाना है, उसके बाद दोस्तों बात रहती है कि कितना सर्विस चार्ज आप लोगों को उस एजेंसी को देना चाहिए। दोस्तों टाइम टू टाइम जो है सर्विस चार्ज चेंज होता रहता है। करंट टाइम पे बात करूं तो दोस्तों आप लोगों को 6 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक अगर आप लोग किसी एजेंसी को देते हैं तो दोस्तों जेन्युइन सर्विस चार्ज है। इससे कम रुपए में भी दोस्तों कई सारे जेन्युइन एजेंसी कर रहे हैं। बस दोस्तों आप लोगों को उस एजेंसी को ढूंढना है और अपनी फाइल जो है उस एजेंसी को देना है। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों 7 लाख से ऊपर या फिर 7.5 लाख से ऊपर आप लोग किसी भी एजेंसी को ना दे दोस्तों। उससे ज्यादा क्रोएशिया का रेट आज के टाइम पे नहीं चल रहा है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग एजेंसी को फाइनल कर लेते हैं, दोस्तों सबसे पहले कई सारे लोग क्या करते हैं कि उस एजेंसी को अपने पासपोर्ट और पीसीसी उनके हाथ में थमा देते हैं। उसके बाद एजेंसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एग्रीमेंट कर लीजिए, कैसे कैसे पेमेंट करनी है, क्या क्या हमारा जो प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों जानकारी लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों पहले आप लोगों को अपना पासपोर्ट और पीसीसी किसी भी एजेंसी को नहीं देना। दोस्तों सबसे पहले आप लोग एजेंसी के ऑफिस में विजिट करिए, ऑफिस का हाल चाल देखिए दोस्तों, कैसा ऑफिस है, आप लोगों को जेन्युइन ऑफिस लग रहा है या नहीं लग रहा है। एजेंसी से पूरी तरीके से बात कीजिए, अच्छे तरीके से बात कीजिए कि क्या आपकी एजेंसी जेन्युइन है या नहीं है।
अच्छे से जो भी एजेंसी का ओनर है दोस्तों उससे मिलने की कोशिश कीजिए और पूरे स्टाफ से आप लोग जो है बात कीजिए। अब दोस्तों जब भी आप लोग किसी एजेंसी से यानी किसी एजेंट से आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है अपना जो है वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले। दोस्तों जैसे ही आप लोग किसी एजेंसी से बात करने के लिए जाते हैं दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को सर्विस चार्ज पूछना है कि हमारा कितना सर्विस चार्ज लगने वाला है। आप लोगों को एजेंसी सर्विस चार्ज बता देगी। उसके बाद आपको ये पूछना है कि इस सर्विस चार्ज में क्या क्या चीजें इंक्लूडिंग है, यानी दोस्तों क्या मुझे वीएफएस का अलग से पेमेंट करना है, फ्लाइट टिकट कौन करा के देगा, मेरा इंश्योरेंस कौन करा के देगा, मेरा वीएफएस का सबमिशन का बुकिंग आप करोगे या कौन करेगा, यानी अगर मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो वो किसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है या मेरी जिम्मेदारी है, या अपॉइंटमेंट के लिए जो बुकिंग का अमाउंट लगता है वो कौन पेमेंट करेगा, क्रोएशिया में जाके मेरी टीआरसी का पेमेंट कौन करेगा, वहां पे जाके मेरी जॉब की गारंटी क्या है, लगेगी या नहीं लगेगी। और दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन जो रहता है कि अगर बाई चांस, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा किसी भी शेंगन कंट्री का वीजा 100% नहीं होता दोस्तों, 2 से 4-5% जो है रिजेक्शन रेट रहता ही है। तो आप लोगों को एजेंसी से ये पूछना है कि अगर मेरा वीजा भगवान ना करे अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा वीजा रिजेक्ट होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों का क्या कैंसिलेशन पॉलिसी है, यानी अगर मेरा वीजा रिजेक्ट होता है तो आप लोग मेरे को कितना अमाउंट रिफंड करेंगे, या फिर आप लोग मेरी फाइल को दोबारा लगाते हैं तो मेरे को कितना अमाउंट अपने तरफ से अलग से देना पड़ेगा। ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को एजेंसी से पूछनी है और सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को ऑन पेपर क्लियर करनी है। यानी दोस्तों जो जो बातें आप लोग एजेंसी से करते हो कि ये पेमेंट कौन देगा, ये पेमेंट कौन देगा, सारी चीजें आप लोगों को ऑन पेपर लिखनी है। और कोशिश कीजिए आप लोग एजेंट के वहां पे साइन भी ले लें, ताकि दोस्तों आगे जाके अगर कोई इश्यू खड़ा होता है तो आपका एजेंट अपनी बात से ना मुकर सके। और दोस्तों अगर आप लोग भी किसी तरीके का गलत काम करते हैं अगर एजेंसी के साथ, तो एजेंसी पे भी ये चीज रहेगा कि हाँ हमने पहले ये सारी डीलिंग करी थी, तो आप भी अपने बात से नहीं मुकर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई सारे लोग का ये सवाल रहता है कि हमारे एजेंट को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, हमारा एजेंट हमसे ये कह रहा है कि जब अपॉइंटमेंट मिलेगी तब हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें पहले ही क्लियर करनी होती है कि अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, अपॉइंटमेंट का पेमेंट कौन करेगा, वीएफएस का पेमेंट कौन करेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को दोस्तों पहले ही क्लियर करनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों की सारी चीजें ऑन पेपर क्लियर हो जाती हैं उसके बाद ही दोस्तों आप लोगों को जो है पूरा पेमेंट का प्रोसीजर समझना है। यानी दोस्तों पेमेंट जो आप लोगों को 7 लाख रुपए की करनी है वो उसका जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी कब कब आप लोगों को एजेंट को पेमेंट देनी है। दोस्तों जो नॉर्मल प्रोसीजर रहता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप किसी एजेंसी जेन्युइन एजेंसी को अपनी फाइल देते हैं यानी पासपोर्ट और पीसीसी देते हैं, उस समय दोस्तों आप लोगों को 25,000 या फिर 50,000 जो है टोकन अमाउंट के रूप में किसी एजेंसी को देना होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का ऑफर लेटर आता है, आप लोगों का वर्क परमिट आता है। वर्क परमिट के टाइम पे या फिर दोस्तों वर्क परमिट से पहले जब भी आप लोगों का एग्रीमेंट होता है एजेंट के साथ, यानी दोस्तों जब आप लोगों का वर्क परमिट का कंफर्मेशन हो जाता है, कई सारे लोग उस समय एग्रीमेंट करते हैं और कई सारे जो 100% जेन्युइन एजेंट होते हैं दोस्तों आप लोगों की फाइल लेते ही आप लोगों के साथ एग्रीमेंट करते हैं। तो आप लोग भी एजेंट से यही रिक्वेस्ट कीजिए कि जैसे ही आप लोग हमारी फाइल ले रहे हैं उसी समय हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए कि क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है। फिर दोस्तों जैसे ही आप लोग टोकन अमाउंट का पेमेंट कर देते हैं, आप लोग जो है वर्क परमिट के टाइम 1 लाख या 2 लाख रुपए देते हैं और दोस्तों जो भी अमाउंट बचा हुआ रहता है आप लोगों का आफ्टर वीजा रहता है। कई सारे एजेंट ये करते हैं कि आप जो है वीएफएस में जो आप पेमेंट करेंगे यानी आपका इंश्योरेंस का चार्जेस, आपका वीएफएस की बुकिंग का चार्जेस और वीजा फीस जो आप लोग एम्बेसी में जाके पेमेंट करते हैं वो सारे पेमेंट आप देंगे और आपका जो है फाइनल जो है इसका जो है हिसाब किताब हो जाएगा। यानी जो भी आप लोगों का फाइनल पेमेंट जो एट द एंड ऑफ द वीजा देना रहेगा उसमें से ये सारी फीस आप लोगों की ये सारी पेमेंट जो है कट जाएगी और जितना भी बचेगा उतना ही आप लोगों को बाद में पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों जब आप ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या पेमेंट का प्रोसीजर रहने वाला है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एजेंसी से साफ साफ क्लियर करना है कि मेरा जो है क्रोएशिया के कौन सी सिटी में वर्क परमिट अप्लाई होगा, मेरा ऑफर लेटर कितने दिनों में आएगा, मेरे को सबमिशन स्लिप कितने दिनों में मिलेगी। बाकी दोस्तों वर्क परमिट आने तक, सबमिशन स्लिप आने तक और ऑफर लेटर आने तक ही एजेंट के हाथ में होता है। जैसे ही आप लोगों का सबमिशन एक बार वीएफएस में हो जाता है उसके बाद दोस्तों वीजा कब आएगा कब नहीं आएगा ये एजेंसी के हाथ में नहीं होता है। एजेंसी के हाथ में यही होता है कि जैसे ही वीजा आए आप लोगों को क्रोएशिया पहुंचाए और वहां पे जाके आप लोगों की टीआरसी बनाए और जॉब लगवा के दे। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों का एजेंट आप लोगों को ये चीज क्लियर कर देता है कि आपका जो ऑफर लेटर हम 15 दिन के अंदर दे देंगे, उसके बाद हम आप लोगों का जो है 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में आप लोगों का सबमिशन स्लिप दे देंगे और आपका जो हम क्रोएशिया में इस सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों का वर्क परमिट भी 1.5 से 2 महीने के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों का एजेंट ये सारी चीजें क्लियर करता है दोस्तों आप लोग टोकन अमाउंट दीजिए, अपनी जो है पासपोर्ट और पीसीसी दीजिए। उसके बाद दोस्तों तसल्ली से बैठ जाइए जितना भी एजेंट ने आप लोगों को टाइम दिया। यानी दोस्तों अगर आप लोगों के एजेंट ने आप लोगों को ये कहा है कि 15 दिन के अंदर आप लोगों का ऑफर लेटर आ जाएगा, तो दोस्तों आप लोग 20 दिन तक इंतजार कीजिए। उसके बाद भी अगर आप लोगों का ऑफर लेटर नहीं आता है
तब दोस्तों आप लोग एजेंसी को कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि मेरा ऑफर लेटर अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बाद दोस्तों एजेंसी की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जवाब दे कि हाँ आपका इस कारण से ऑफर लेटर नहीं आया, 5 दिन 10 दिन और इंतजार कीजिए, आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। अगर दोस्तों जेन्युइन एजेंसी होगी तो आप लोगों का लास्ट टू लास्ट बता रहा हूँ दोस्तों, 15 से 30 दिन के अंदर आप लोगों का ऑफर लेटर आना ही चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही 30 दिन में आप लोगों का ऑफर लेटर आ जाता है, उसी के बीच में दोस्तों आप लोगों की सबमिशन स्लिप भी ऑफर लेटर से पहले या फिर ऑफर लेटर के 2-4 दिन के आसपास ही आप लोगों को जो है वर्क परमिट की सबमिशन स्लिप भी एजेंसी आप लोगों को दे देती है। उसमें दोस्तों आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा कौन सी सिटी में अप्लाई हुआ है, कौन सी डेट में आप लोगों का वर्क परमिट अप्लाई हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का एजेंट जो भी आप लोगों को टाइमिंग देता है, यानी आप लोगों का वर्क परमिट कहता है कि 2 महीने के बाद आएगा, तो दोस्तों जो भी सबमिशन स्लिप में आप लोगों का वर्क परमिट का डेट लिखा होगा, यानी वर्क परमिट सबमिट का जो भी डेट लिखा होगा, उसी डेट से आप लोगों का अपना वर्क परमिट का टाइमिंग काउंट करना है। दोस्तों कई सारे लोग ऑफर लेटर आने से लेके या फिर फाइल देने से लेके अपना वर्क परमिट का टाइम काउंट करना चालू कर देते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। आप लोगों के सबमिशन स्लिप में जो डेट लिखी होगी दोस्तों, उसी डेट से आप लोग अपना वर्क परमिट की टाइमिंग जो है काउंट करना चालू कर देना। दोस्तों करंट टाइम में अगर आउट ऑफ जागरे में कुछ सिटीज ऐसी हैं जिसका वर्क परमिट 1.5 से 2 महीने में भी आ रहा है, कुछ सिटीज ऐसी हैं जिसका वर्क परमिट 4 से 5 महीने में भी आ रहा है, और जागरेब का वर्क परमिट 6 से लेके 10 महीने के अंदर आप लोगों का आ रहा है। तो दोस्तों जैसे भी आप लोगों का एजेंट अप्लाई करता है वो आप टाइमिंग ले लीजिए, और उस टाइम तक आप लोगों को इंतजार करना है। दोस्तों वो टाइम कंप्लीट होते ही अगर आप लोगों का वर्क परमिट आ गया तो दोस्तों बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। अगर नहीं आता दोस्तों आप लोग अपने एजेंसी से कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे पूछे कि मैंने आप लोगों को अपनी फाइल दी थी, मेरा अभी तक मेरा वर्क परमिट क्यों नहीं आया। फिर एजेंसी आप लोगों को ये कहती है कि आप लोगों का जो है कंफर्मेशन हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग आ चुकी है, आप लोगों का वर्क परमिट 10 से 15 दिन के अंदर जो है रिसीव हो जाएगा। तो आप लोग इंतजार कीजिए, एजेंसी को ज़्यादा परेशान मत कीजिए बार बैक टू बैक कॉल करके, क्योंकि दोस्तों एजेंसी के सर पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स को एक साथ वो लोग डीलिंग करते हैं, काफ़ी सारे कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट के साथ डीलिंग करते हैं। तो दोस्तों एजेंसी के पास भी बहुत सारा प्रेशर रहता है, बैक टू बैक कॉल करना गलत चीज़ है। अगर दोस्तों एजेंसी ने आप लोगों को जो है एक डेडलाइन दी है दोस्तों, उसके 5 से 6 दिन बाद ही आप लोग अगर डेडलाइन क्रॉस हो जाती है, उसके 5 से 6 दिन बाद ही आप लोग किसी एजेंसी को बैक रिवर्स जो है कॉल कीजिए। तो जैसे ही दोस्तों आप लोगों का जो है वर्क परमिट आप लोगों को आ जाता है, आपका वर्क परमिट आप लोगों को एजेंट भेज देगा कि ये है आप लोगों का वर्क परमिट, और आप जो है इसको वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए। दोस्तों आप लोग जो है मैंने इसके भी 2 तरीके बता रखे हैं कैसे आप लोगों को अपना वर्क परमिट चेक करना है। आप लोगों को साइड में वीडियो भी शो ही होगी, आप लोग अपना वर्क परमिट चेक कीजिए। जैसे ही आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ मेरा वर्क परमिट जेन्युइन है, या फिर दोस्तों अगर आप लोगों ने किसी जेन्युइन एजेंसी को अपनी फाइल दी है तो आप लोगों का वर्क परमिट 100% जेन्युइन ही होगा। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग जो भी आप लोगों का डिसाइड हुआ है कि वर्क परमिट के बाद आप लोगों को इतना पेमेंट करना है, तो आप लोग उस एजेंसी के ऑफिस में विजिट कीजिए, उतना पेमेंट आप लोग कीजिए, और उसके बाद दोस्तों आपकी एजेंसी आप लोगों की जो है वीएफएस की बुकिंग करके दे देगा। और दोस्तों जैसा भी तय हुआ होगा कि आप लोगों को पेमेंट करनी है बुकिंग की, कि एजेंट आप लोगों का करेगा, उसी हिसाब से दोस्तों आप लोगों का जो है वीएफएस की बुकिंग होगी, आप लोगों का ट्रैवल इंश्योरेंस बनेगा, सारे डॉक्यूमेंट जो है वीएफएस में जो भी आप लोगों के लगने वाले हैं एजेंट आप लोगों को तैयार करके देगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये जानना है कि वीएफएस का क्या क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वीएफएस में डिपॉजिट करने होते हैं, दोस्तों आप लोगों को साइड में वीडियो शो हो रही होगी, इसके ऊपर दोस्तों मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है कि आप लोगों को कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना होता है जब भी आप लोग वीएफएस में जाते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों आप लोगों को वीएफएस में सबमिशन कराना रहता है। इसके ऊपर दोस्तों प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप लोग इस वीडियो को जाके जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों की वीएफएस की बुकिंग हो जाएगी, एजेंसी आप लोगों को एक प्रॉपर फाइल तैयार करके देगी, जिसमें आप लोगों का जो है ट्रैवल इंश्योरेंस, आप लोगों का कवर लेटर, आप लोगों का एकोमोडेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप लोगों का वीएफएस की बुकिंग, आप लोगों का वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, सारी चीज़ों को दोस्तों सैरोगेट करके आप लोगों का एजेंट आप लोगों को फाइल तैयार करके देगा, और दोस्तों आप लोगों को बता देगा कि आप लोगों का दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़, जहां भी आप लोगों का वीएफएस का अपॉइंटमेंट होगा आप लोगों को वहां जाना है, और अपनी वीएफएस का जो है वीजा का जो है सबमिशन करा के आप लोगों को आना है। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग एक बार अपने वीएफएस का सबमिशन कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद आप लोग बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाइए दोस्तों। उसके बाद आपका इसमें कोई रोल नहीं होता, आपके एजेंसी का कोई रोल नहीं होता। आप लोगों का वीजा जो है 80 दिन में आ जाए, 90 दिन में आ जाए, 60 दिन में आ जाए, या फिर 50 दिन में आ जाए, ये टोटली दोस्तों कॉन्सुलेट के ऊपर निर्भर करता है, जो एम्बेसी का निर्भर करता है। दोस्तों आप लोगों का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, आप लोगों को बस एक ही काम करना है दोस्तों, जो भी आप लोगों को सबमिशन स्लिप जो है वीएफएस से मिलती है दोस्तों, उसको आप लोगों को संभाल के रखना है, उसकी एक फोटो क्लिक करके अपने पास सेव कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप लोगों के पास हमेशा रह सके।
और दोस्तों उसी में आप लोगों का जो है रेफरेंस नंबर लिखा रहता है दोस्तों, उसी से आप लोगों को अपना वीजा जो है ट्रैक करना है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को अपने एजेंट से पूछने की भी जरूरत नहीं है कि हमारा वीजा कब आएगा, कब नहीं, हमारे 60 दिन हो गए, 80 दिन हो गए, तो आप लोग अपनी एजेंसी से पूछेंगे कि हमारा वीजा कब आएगा। दोस्तों एजेंट से पूछने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। आप लोगों के पास आप लोगों का रेफरेंस नंबर है, आपका जो टाइटल है, यानी दोस्तों मेरा नाम जसवंत पांडे, तो पांडे का जो है टाइटल यूज होगा, और रेफरेंस नंबर जो भी आप लोगों का जनरेट होता है वीएफएस से, वो दोस्तों आप लोगों का यूज करके आप लोग जो है अपना वीजा ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को वीजा कैसे ट्रैक करना है इसके ऊपर ही मैंने कंप्लीट वीडियो बना के दोस्तों, आप लोग ये वीडियो जाके देख सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से अपना वीएफएस का जो है वीजा जो है ट्रैक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों के 40 दिन 50 दिन कंप्लीट होते हैं, 60 दिन कंप्लीट होता है, आप लोग अपना वीजा जो है ट्रैक करना चालू कर दीजिए दोस्तों। आप लोगों को शो हो जाएगा उसमें आप लोगों का क्या प्रोसीजर है वीजा का। जैसे ही दोस्तों आप लोगों का मैसेज उसमें शो हो जाता है कि आपका वीजा जो है कोरियर हो गया या फिर डिस्पैच हो गया, ब्लू डार्ट से हो गया, तो दोस्तों आप लोग समझ जाइए कि आपका वीजा 100% ग्रांट हो चुका है। या फिर दोस्तों उसमें लिखा हुआ आता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू द एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इंडिया, यानी दोस्तों आप लोगों का वीजा रिजेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का ब्लू डार्ट का मैसेज आ जाता है या फिर डिस्पैच का या फिर कोरियर का मैसेज आ जाता है, तो आप लोगों का वीजा ग्रांट हो गया दोस्तों, सेलिब्रेशन कीजिए उस समय। और दोस्तों जैसे ही आप लोगों का वहां से वीजा कोरियर होता है, आपके एजेंट के पास 3 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों का जो है पासपोर्ट पहुंच जाता है वीजा स्टैंप होके। उसके बाद दोस्तों आप लोगों की एजेंसी आप लोगों को कॉल करेगी और बुलाएगी, आप लोगों को एजेंट से जाना है, मिलना है, अपना वीजा चेक करना है, और जो भी फाइनल पेमेंट होगी आप लोग जैसे ही फाइनल पेमेंट करते हैं, उसके बाद दोस्तों एजेंट आप लोगों का जो है फ्लाइट की बुकिंग कर देता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट समझा देता है, क्या क्या प्रोसीजर को आगे जाके फॉलो करना है वो समझा देता है। और दोस्तों पूरी फाइल तैयार करके आप लोगों को जो है फ्लाइट की टिकट वगैरह सब तैयार करके आप लोगों को दे देगा, और आप लोगों को बता देगा कि इस तारीख को इस डेट में आप लोगों का इस समय आप लोगों को फ्लाइट पकड़ के क्रोएशिया के लिए रवाना हो जाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग उस डेट में जाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, क्रोएशिया पहुंचते हैं। क्रोएशिया पहुंचते ही आप लोगों का एम्प्लॉयर आप लोगों को रिसीव करने आएगा, आप लोगों को एक अल्टरनेट नंबर देता है आप लोगों का एजेंट। अगर वहां पे जाकर आपके इमिग्रेशन में आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोग अपने एम्प्लॉयर का नंबर दीजिए, तो आप लोगों को वो नंबर शो करना होता है। वहां पे आप लोगों का एजेंट जो भी एम्प्लॉयर होगा आप लोगों से मिलने आएगा, आप लोगों को लेकर एकोमोडेशन में जाएगा, आप लोगों को खाने पीने का प्रबंध करेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का 10 से 15 दिन में आप लोगों का जो है टीआरसी अप्लाई करेगा, आप लोगों की टीआरसी बन जाएगी। उसके बाद आप लोगों को जॉब पे वो जो है लगवा देगा। उसके बाद से दोस्तों एजेंट की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों का 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, तो 1 ईयर तक की जिम्मेदारी है कि आप लोगों का एम्प्लॉयर आप लोगों को जॉब से बिना आपकी गलती के ना निकाले। अगर दोस्तों आपकी गलती रहती है तो बात अलग है, लेकिन बिना आपकी गलती के अगर आपका एजेंट निकाल रहा है कि नहीं मेरे पास जॉब नहीं है, तो इसमें दोस्तों पूरा का पूरा एजेंट की जिम्मेदारी बनती है। आप लोग अपने घर फैमिली में फोन कीजिए इंडिया में, और एजेंट के ऑफिस में विजिट कीजिए और एजेंट से सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एजेंट को पूरा पूरा जिम्मेदारी बनती है, वो आपके सवाल का जवाब देगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि क्रोएशिया का वीजा अप्लाई करने से लेके वीजा आने तक का क्या पूरा सफर रहता है। और इसके अलावा दोस्तों 2-4 पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आप लोगों को, कि जो भी आप लोग पेमेंट अपने एजेंसी को करते हैं दोस्तों, कोशिश यही कीजिए कि सारा पेमेंट आप लोग ऑनलाइन ही कीजिए, यानी दोस्तों चेक के द्वारा दीजिए या फिर बैंक ट्रांसफर कीजिए, ताकि दोस्तों आप लोगों के पास भी सबूत रह सके। बाकी दोस्तों आप लोग ये भी समझ चुके होंगे कि पहले आप लोगों का सबमिशन स्लिप आता है, उसी समय आप लोगों का ऑफर लेटर आता है, उसके बाद आप लोगों का वर्क परमिट आता है, उसके बाद एजेंट आप लोगों की वीएफएस में बुकिंग कराता है, फिर आप लोग सबमिशन के लिए जाते हैं, और उसके 60 दिन 80 दिन 90 दिन बाद आप लोगों का वीजा लग के आता है। फिर आप लोगों की फ्लाइट बुकिंग होती है और आप लोग जो है क्रोएशिया पहुंचते हैं, वहां पे आपकी टीआरसी बनती है और आप लोगों की जॉब लग जाती है। दोस्तों सिंपल सा ये प्रोसीजर रहने वाला है क्रोएशिया का। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो दोस्तों बेफिक्र होकर आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं आके। जो भी दोस्तों आप लोगों का सवाल होगा मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दे दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए रोम रोम।